लेकिन अफगानिस्तान में घुसे तो जरूर, लेकिन 20 वर्ष आपको लग गए, और जब निकले आप तो रातों रात आपको निकलना पड़ा। आप सीधे सीधे शांति से नहीं आ पाए वहां भी, वहां पर कोई विजय हासिल करके आप नहीं आ पाए। और उसी तरीके का पहला भी इतिहास आप देख लें, वियतनाम का इतिहास आप देख लें, तो इस तरीके का जो भी अमेरिका का जो पिछला जो इतिहास रहा है वो अच्छा नहीं रहा। इसी वजह से मैं कहता हूं कि ऐसा लगता है कि अमेरिका ने अपनी पिछली जो गलतियां हैं, जो ब्लंडर्स हैं, उससे कोई सबक नहीं सीखे हैं, और जी। फिर से एक बार उसने ऐसा कदम उठा दिया है कि जिसकी की बहुत आलोचना हो रही है। और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इमीडिएटली मैं रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में जो ट्रस्ट डेफिसिट है हम्म। उसको और गहरा होते हुए मैं देखता हूं, और एक अनिश्चितता का जो वातावरण है और अधिक बनेगा। लेकिन जहां तक ईरान की बात है, ईरान के विरुद्ध अमेरिका का कोई भी ऑपरेशन अगर वो करता है तो हम्म। जाहिर है कि उसके जो फॉल आउट्स हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो अमेरिका को लंबे समय तक भुगतने पड़ सकते हैं। जी। और इराक का एग्जाम्पल अमेरिका के सामने पहले से ही मौजूद है। इराक में गया तो जरूर, मिशन अकम्प्लिश्ड का स्पीच भी हमने सुनी थी जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो दी थी कि सद्दाम हुसैन को हमने किस तरह से टॉपल किया, उसको उसको कैप्चर कर लिया। लेकिन उसके बाद जो जो इंसर्जेंसी वहां शुरू बिल्कुल, हुई, वो जो जो एक चीजें आपने गुरिल्ला सही कहा कि वॉरफेयर भाई शुरू हुआ। इतिहास से चीजों को बहुत ज्यादा अमेरिका ने फॉलो अप नहीं लिया, और जो जिस तरह के एक्शन हमने देखा कि जिस तरह मादुरो को तो उठाया उठाया, उनकी पत्नी को भी उठा लेगा, तो इसका वर्ल्ड लेवल पर बहुत पॉजिटिव रिस्पांस अमेरिका को नहीं मिल रहा है। धीरज कॉल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट यूएस से इस वक्त हमारे साथ लाइव, उनके पास चलते हैं। कौल साहब, आपका आकलन क्या कहता है अभी तक की स्थिति को लेकर? कितना इंपैक्ट आप देख रहे हैं करंट वर्ल्ड पर इसका? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। क्या आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, बताइए सर। हाँ, और देखिए आपके आई थिंक लास्ट वीक हमारी इस पे बात हो रही थी, और 2 वीक्स पहले भी आई थिंक वी स्पोक अबाउट इट कि यूएस ने उन्हें चॉइस दी है, या अपने नेशन पिक अ नेशन एंड मूव देयर एंड लेट अस रन द कंट्री, और कुछ ना कुछ बड़ा होगा। और फैक्ट ये है कि हो गया। और इसके डिटेल में मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी देख रहे हैं कि यूएस ऑयल कंपनीज पिछले 6 महीने से उनके साथ करार हो रहे हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ, जो ड्रिलिंग करेंगी वहां पे ऑयल एंड गैस का, रिफाइनिंग का। कुछ हद तक रिफाइनरीज को भी बुक किया जा रहा था महीनों पहले। और ये क्लियर संदेश दिया गया था कि क्योंकि एआई के लिए हमें पावर की बहुत जरूरत है, और 80% अभी भी हम पावर फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है। तो फॉसिल फ्यूल की नेक्स्ट 10 ईयर्स की प्रोक्योरमेंट करना और एक स्टेबलाइज्ड एरिया से उसको निकालना, ये एक प्रायोरिटी थी। और बताया गया था कि वेनेजुएला के पास ये तो बहुत आप ये अच्छे कह रहे हैं इसके रिसोर्सेज कोर हैं। में चाइना वर्सेस अमेरिका है। चाइना क्रिटिकल मिनरल्स में और एनर्जी सेक्टर पर अमेरिका बहुत तेजी से कंट्रोल चाहता है। देखिए, हम अगर हम सीधे पॉइंट पे बात करेंगे तो इसके कोर में 2 से 3 बड़े इश्यूज हैं। एक तो एनर्जी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सेकंड इज ड्रग्स। हमारे यहाँ पे हजार लाखों लोग हर साल फेंटेनिल ओवरडोज से मरते हैं। और हेरोइन और कोकीन का बहुत बड़ा इशू है अमेरिका में। ट्रम्प जब जीत के आए थे, उन्होंने क्लियर मैंडेट में बोला था कि आई विल ब्रिंग द वॉर ऑन ड्रग्स, ये उनके स्टेटमेंट थे। और उन्होंने कोट किया था कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जो कि नार्को ट्रैफिकर्स के साथ उनके बड़े वरिष्ठ लीडर्स और आर्मी के जनरल्स इन्वॉल्व हैं। वेनेजुएला का उन्होंने नाम लिया, और 2 और कंट्रीज इंक्लूडिंग कोलंबिया का भी नाम लिया था, और तब से ये करार चल फिर रही तो है, सर इसमें कोई दो मैक्सिको राय भी है, नहीं है। क्यूबा भी है, कोलंबिया भी है, तो लिस्ट ही खत्म नहीं होगी। करेक्ट, लैटिन करेक्ट। अमेरिका के कई देश हैं। हाँ, हाँ, ये देखिए, मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ क्योंकि ये 4 अलग एरिया, टाइम आपके पास कम है। तो कमिंग टू वेनेजुएला स्पेसिफिकली, ये क्लियर मेंशन था। हमारी जो फेंटेनिल यहाँ पे आती है, उसका बहुत बड़ी मात्रा चाइना से प्रोड्यूस होती है, साउथ अमेरिका के थ्रू आती है, और उसकी कुछ फर्दर रिफाइनिंग भी यहाँ होती है। वेनेजुएला इज वन ऑफ द प्लेसेस, और वेनेजुएला से मियामी, आपको पता ही है डिस्टेंस इतना नहीं है। कैरेबियन आइलैंड्स के थ्रू वो निकाल के लाते हैं। ये बहुत बड़ा राउट है, और पिछले 5 साल से इसे बहुत एक्सप्लॉइट किया गया। तो हमारे लिए तो ये नेशनल क्राइसिस इशू है ड्रग। मैं फिजिशियन हूं, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा मेनेस है अमेरिका में। शायद इंडिया में उतना नहीं है जितना अमेरिका में है। और यंग बच्चों की जानें इसमें, हजारों हमारे बच्चों की लिए है जानें ना हर सर, महीने जम्मू जाती हैं। कश्मीर में वाया ड्रोन बहुत ड्रग सप्लाई होते हैं। आप बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल। कश्मीर में बहुत ड्रग्स भेजे जाते हैं, पंजाब में अभी बहुत ज्यादा ड्रग्स क्रॉस बॉर्डर भेजे जाते हैं, तो हमारे लिए हाँ, भी तो ये सेम सिचुएशन है। मैं तो कहता हूँ घुस जाते हैं पाकिस्तान में, और हम लोग भी और एक ऑपरेशन करके हाँ, उठा लाते हैं करेक्ट। तो आसिम तो ये मुनीर को। देखिए कि ये आसिम संदेश, मुनीर भी बहुत ये बड़ा ये ड्रग कार्टेल चलाता है, पता होना चाहिए कौन साहब आपको। हाँ, वो उनका मनी, ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अमेरिकन आर्मी, ये इसकी आर्मी का
पाकिस्तान की आर्मी का मनी ऑफिशियली ओपियोइड राउट से आता है, इसमें तो कोई दराई नहीं है। खैबर पख्तूनख्वान में उनके फार्म्स हैं, दे ओन रियल स्टेट। बट मैं आपके पॉइंट पे आता हूँ बिकॉज टाइम कम है। तो जी। देखिए, अब मदुरो को उठा लिया गया, स्पेशल ऑप्स ने उठाया, और मैं जहां पे इस टाइम बैठा हूँ ब्रुकलिन न्यूयॉर्क, यहाँ से 20 मिनट की दूरी पे उन्हें रखा हुआ है। बड़ा हाई इंटेंसिटी रिटेनिंग सेंटर है, प्रिजन, जहां पे सारे बड़े ड्रग कार्टेल को रखते हैं, उठा के लाते हैं, यहाँ रखते हैं, हाई सिक्योरिटी में रखा हुआ है। और यहाँ की जो जनता है वेनेजुएला ओरिजिन की, वो कुछ हद तक बहुत सेटिस्फाइड है, और कुछ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, बस बहुत ही कम मात्रा में, ये फैक्ट है। दूसरी बात, एक बहुत क्लियर कट मैसेज दिया गया है। मेक्सिको के साथ तो अमेरिका के रिलेशनशिप अब काफी हद तक सुलझ चुके हैं, लेकिन कोलंबिया और निकारागुआ, और भी 2-3 कंट्रीज हैं जिनको एक मैसेज दिया जा रहा है कोलंबिया, कि क्यूबा भी। अब क्यूबा भी, क्यूबा तो खैर एक दूसरी दुनिया है, लेकिन इन इन 2-3 देशों को मैसेज दिया जा रहा है कि आप नहीं सुधरेंगे तो हम आपके ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड पहुंचाएंगे। और ट्रंप ने अभी बोला है कि अगर हमें स्टेबलाइजेशन के लिए ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड भी उतारने पड़े, वी हैव मरीन्स रेडी। तो ही मेंट बिजनेस विद द एंटी ड्रग कैंपेन। और इसमें यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन, ड्रग ऑन वॉर ऑन ड्रग में उनके साथ है दोनों आइल से। लेकिन जिस तरीके से को उठाया गया, इसमें ऑपोजिशन ऑलरेडी आ रहा है, डेमोक्रेट पार्टी का और लिबरल लोगों का काफी अपोजिशन अमेरिका में आपको दिख रहा है, और यूरोप में तो है ही। तो ये एक रियल इशू है। लेकिन इस सारे गेम में चाइना का एक बहुत बड़ा, आप देखेंगे उनकी एक डेलीगेशन भी थी वहां पे, एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मुझे लगता है अगले 2 से 3 हफ्ते में दिखेगा कि हाउ वाज चाइना इन्वॉल्व ऑल्सो इन दिस ड्रग ट्रैफिकिंग। मैं, हमारे साथ स्वर्ण सिंह जुड़ गए, स्वर्ण सिंह जी का रिएक्शन, उसके बाद में कार्की सर और माथुर सर आपके पास आ रहा हूं। स्वर्ण सिंह जी, आप इसके बाद क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? क्या कोई बड़ी चंकियाहट? क्योंकि हो सकता है चाइना इन्वेट कर दे ताइवान को। जब ये सिचुएशन है ही तो चाइना भी अपनी तैयारी करके बैठा हुआ है, बोले मैं भी काम पूरा कर ही लूं जब सब पूरा कर ही रहे हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि चाइना की अपनी जो सामरिक सोच है, जो उनका इतिहास है, दर्शन है, उसमें उनका तरीका किसी दूसरे देश या किसी समाज पर प्रभाव बनाने का सैन्य शक्ति से नहीं है। उनकी कोशिश होती है कि दूसरे तरीकों से, व्यापार से, निवेश से उनको अपने ऊपर निर्भर बनाया जाए। चाहे वो 200 साल पहले, आपको याद होगा, ओपियम वॉर हुई थी, तब भी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि पूरा यूरोप जो है वो चीन पर निर्भर हो गया था, इतना ज्यादा कि सारी जो सिल्वर है यूरोप की, वो चीन पहुंच गई थी एक तरह से। तो वो मुझे नहीं लगता है कि सीधा सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, उनकी सेना में कुछ आधुनिकीकरण हो रहा है, पर वो मुझे लगता है उनकी समृद्धि का नतीजा है। उनकी वो पहली प्रायोरिटी नहीं है वो एक तरह से। तो मुझे नहीं लगता है कि ये उदाहरण राष्ट्रपति मदुरो की देखकर अचानक चीन सोचेगा कि हमें अमेरिका की तरह बन जाना चाहिए, या कुछ वैसा तो करना फिर चाहिए। अमेरिका का नेक्स्ट हाँ, टारगेट क्या है? अमेरिका का नेक्स्ट टारगेट, पहले तो वो कह रहे हैं कि फॉलो अप एक्शन हो सकता है यहीं पर काराकास में या वेनेजुएला में, क्योंकि यदि वो अमेरिका की शर्तों को नहीं मानते, उनके तरीके से अपना कार्यकलाप नहीं करते हैं, तो फॉलो अप एक्शन हो सकता है। अब फॉलो अप एक्शन होना इसलिए भी संभव लगता है कि देखें, उन्होंने इस तरह के जो अवार्ड अनाउंस किए हुए थे, वो उनके इंटीरियर मिनिस्टर के नाम पर भी था, उनके विदेश मंत्री पर भी था, शायद डिफेंस मिनिस्टर पर भी था, पर उन्होंने केवल राष्ट्रपति मदुरो और उनकी वाइफ फ्लोरेस को अभी फिलहाल वहां से उठाया है, उनको लाया है न्यूयॉर्क। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 या 3 सप्ताह में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये बात हो ही नहीं रही होगी। हम सब भूल जाएंगे मदुरो को। जो मुद्दा जारी रहेगा वो बढ़ती हुई जो अस्थिरता है काराकास में या वेनेजुएला में, और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा क्यूबा में, कोलंबिया में, क्या इस तरह का जो केओस बनेगा, उससे फॉलो अप एक्शन ना केवल वेनेजुएला में बल्कि क्यूबा और कोलंबिया में भी हो सकते हैं या नहीं होंगे। और यहाँ भी आप देखें कि अमेरिकी सेना गई है दूसरे विश्व युद्ध के बाद, वहां और भी ज्यादा हालात खराब हुए हैं। और मुझे नहीं चिंता इस वक्त मदुरो की, उनका भविष्य तय हो चुका है। भविष्य जो पूरे इस क्षेत्र का है वो अभी तय नहीं हुआ है। चीन को नुकसान हुआ है, चीन ने बहुत निवेश किया इस पूरे क्षेत्र में। वेनेजुएला से सबसे बड़ा तेल का आयात वही करते थे, करीब $60 अरब निवेश कर चुके हैं, और उसके चलते सस्ते दामों पर तेल मिल रहा था। अब नहीं मिलेगा सस्ते दामों पर तेल, युआन में ट्रेड नहीं हो पाएगा अब। तो वो चीन को खतरा है, और चीन का प्रभाव बढ़ता हुआ देखकर भी शायद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस तरह का निर्णय लिया होगा
पिछले महीने उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में लिख दिया था उन्होंने कि हम मोनरो डॉक्ट्रिन को फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे। और सीधा इशारा वो चीन की तरफ था, क्योंकि और तो कोई देश इतनी तेजी से वहां प्रभाव नहीं बढ़ा रहे, तो वो भी एक वजह थी। तो यदि वो वजह होती है तो लगातार बढ़ती हुई अस्थिरता, चाहे वो वेनेजुएला में हो, जब पूरे क्षेत्र में हो, कोलंबिया तक जाए, क्यूबा तक जाए, वो मुझे लगता है कि इस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े दो देशों की प्रतिस्पर्धा है अपनी साख को लेकर, उसमें चीन को लंबी दौड़ में और फायदा देने वाली है। और लगातार चीन ये कोशिश करता रहेगा किस तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, व्यापार है, निवेश है दुनिया भर में, उसमें धीरे धीरे अमेरिका को पीछे करता जाए। और ये जहां यदि अस्थिरता बनती है मुझे तो उस दौड़ जी में चीन को आगे बढ़ने का और मौका मिलेगा। स्वर्ण सिंह जी, मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं इन चीजों को और जो डॉट्स मैं कनेक्ट कर पा रहा हूं, माथुर सर इसको शायद बेहतर और कर पाए और कार्की सर इसको बेहतर कर पाए, कि चीन के जो क्रिटिकल मिनरल्स का जो आधिपत्य है उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ज्यादा से ज्यादा ऑयल रिजर्व अपने अंडर चाहता है। वेनेजुएला का ऑयल रिजर्व इतना बड़ा है कि पूरा मिडिल ईस्ट एक तरफ और वेनेजुएला अकेले एक तरफ, इतना बड़ा रिजर्व है वेनेजुएला का। अगर आसान भाषा में हम समझें, पूरे खाड़ी देशों के ऑयल रिजर्व को एक तरफ कर दीजिए, एक तरफ वेनेजुएला को खड़ा कर दीजिए, दोनों इक्वल हो जाएंगे ऑयल रिजर्व के मामले में। इवन फिर भी वेनेजुएला बड़ा ही रहेगा। तो क्या उनके क्रिटिकल मिनरल्स के आधिपत्य को काउंटर करने के लिए माथुर सर ये पूरी स्ट्रैटेजी है? अब वेनेजुएला तो यूएस के पास है। मैं इसके बाद आ रहा हूं कॉल साहब। बिल्कुल बिल्कुल। विवेक देखिए, मैं शुरू में भी मैं यही बात कह रहा था कि ये पूरा जो प्रक्रम हुआ है, ये इसी वजह से हुआ है कि जो वेनेजुएला का जो तेल था उसको कंट्रोल कर रहा था अमेरिका। अब जब उन्होंने कुछ साल पहले नेशनलाइज किया अपने ऑयल रिजर्व, ऑयल रिसोर्सेज को, उससे अमेरिका की कंपनीज को कहीं ना कोई नुकसान हुआ। आप देखेंगे कि आप किस प्रकार से वहां पर जो परिस्थिति उभर करके सामने आ रही है। इसमें मैं अब थोड़ी देर पहले $1.6 बिलियन का केस ऑलरेडी चल रहा है वेनेजुएला के पास, अमेरिकी कंपनी का। वही मैं कह रहा हूं, तो जो डील है वो डील यही है। मेन इशू, मेन मुद्दा अमेरिका चाइना सुपर पावर राइवलरी मेनली आज की तारीख में वही चल रही है। और उसकी वजह से वो चाहते हैं कि किस प्रकार से चाइनीज रेयर अर्थ और चाइनीज एसेट्स के ऊपर अमेरिका की डिपेंडेंसी जो आज है उसमें कमी लाई जा सके। और दूसरी बात, जहां तक सवाल वेनेजुएला का है, वेनेजुएला में चीन का बहुत जबरदस्त इन्फ्लुएंस वहां पर आ रहा था। पनामा में भी चीन का इन्फ्लुएंस आ रहा, जिस प्रकार से चीन अपना इन्फ्लुएंस इन जगहों पर बढ़ाता चला जा रहा है। आप अगर याद करें डोनाल्ड ट्रंप के इनिशियल स्टेटमेंट्स, उन्होंने कहा था ग्रीनलैंड के बारे में कुछ, कनाडा के बारे में कुछ, पनामा के बारे में कुछ, मैक्सिको के बारे में कुछ। ये तमाम वो देश हैं जहां पर कहीं ना कहीं अमेरिका को चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ड्रग्स से लोग मारे जा रहे हैं, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि गोल्डन क्रेसेंट ऑफ ड्रग्स इन द वर्ल्ड और गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द ड्रग्स इन द वर्ल्ड कहां पर है? अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। दुनिया का सबसे बड़ा नोन ड्रग ट्रैफिकर जो कंट्री है वो पाकिस्तान है। लेकिन अमेरिका के एक्शन तो बहुत दूर की बात है, बयानात नहीं आते हैं उसके खिलाफ। तो ये बात हमको समझने की जरूरत है कि इस पर्टिकुलर केस में उसकी वजह क्या रही। वजह यही रही थी कि कहीं ना कहीं इसको आप कैसे भी कर सकते थे। उन्होंने कहा अब मुझे ये पता लगाना है कि किस प्रकार से वो वेनेजुएला को चलाएंगे। वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, वी विल रन वेनेजुएला, हाउ आर यू गोइंग टू सेंड योर आर्म्ड फोर्सेस देयर? और सर वैसे ही चलाएंगे जैसे बांग्लादेश चल रहा है। किस तरह से आप देखिए किस तरह से सिविल वॉर की स्थिति बनती है वेनेजुएला में, चीजों को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो रिपोर्ट्स में अभी तक देख रहा हूं, शुरू में हाईलाइट करने की कोशिश की थी कि ये एक पॉसिबल सिविल वॉर, अभी जैसे वो कह रहे थे कि कुछ वेनेजुएला के लोग इससे प्रसन्न हर जगह पर हर किसी का वो होता है, ओपोनेंट्स होते हैं, उनके सपोर्टर्स होते हैं, इनके भी सपोर्टर्स हैं, इनके ओपोनेंट्स हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ कहेंगे। इसका अर्थ लेकिन उनके पास वहां प्रेसिडेंट कैंडिडेट तो है, मारिया मचाडो को बिठा देंगे। अभी तो नोबेल दिलाया हाल फिलहाल में मारिया मचाडो को, और बहुत तारीफ भी करते हैं डोनाल्ड ट्रंप मारिया मचाडो की। मैं जल्दी कार्की सर का इस पर एक रिएक्शन ले लूं कि अब आगे कैसे वो देख रहे हैं, उसके बाद कॉल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। कार्की सर देखिए, अभी जो अगला स्टेप है वो अमेरिका को ये देखना है कि मैं वेनेजुएला पे कैसे कंट्रोल करूं, और उसने जैसे बोला है कि अब नहीं चलाऊंगा
तो वो कैसे अपनी एक एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश करेगा। मुजाहिदों को उन्होंने कि फिलहाल नहीं आएगा, हो सकता है अमेरिका खुद करे। लेकिन अगर मैं आज वेनेजुएला की आर्मी चीफ होता तो मैंने अपनी फौज को छोटी छोटी टुकड़ियों में असला बारूद के हाइड आउट्स बनाए जंगलों में किया होगा, क्योंकि अगली जो सरकार आएगी वो जो प्रो सरकार होगी उसको अगर रखना है या अमेरिकन पावर को चुनौती देनी सर है। आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार बनेगी उसको गुरिल्ला वॉर का सामना करना पड़ सकता है, मिलिशिया वॉर का, जिसका जिक्र मादुरो लगातार करते रहे। सर आपका ऑडियो अभी बहुत क्लियर नहीं है, मैं फिर से एक बार चेक कर रहा हूं, तब तक कॉल सर को सुन लेते हैं। कॉल सर क्या कह रहे हैं? कॉल सर। जी धीरज कॉल जी, आपको माइक चेक कीजिएगा। हाँ, हाँ आ रही मैं है आवाज, आपको बोलिए। ये बताना चाह रहा था कि दुनिया का तकरीबन 17% ऑयल और गैस वेनेजुएला के पास है। 1 मिलियन बैरल प्रति डे उनकी लेटेस्ट, और 800,000 वो निकाल रहे थे, और स्टेट ओन्ड पीएसवीडी करती है, जबकि 1970s में 3 मिलियन पे था। तो टेक्निकली अगर आप एडजस्ट करें तो इस टाइम वो 9 से 8 गुना, सात गुना कम कैपेसिटी पे काम कर रहा है उनका ऑयल। दूसरी बात, मैं एक बात करेक्ट करना चाहूंगा, जब आप रेयर अर्थ की बात करते हैं, देखिए रेयर अर्थ टेक्निकली आर नॉट वेरी रेयर, उनकी रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी इज द इशू, कि हम उसे कैसे क्लीनली, एनवायरमेंटली क्लीनली, क्योंकि बहुत डर्टी प्रोसेस है, उसे निकालें। कुछ रेयर अर्थ चाइना में अभी ज्यादा कंसंट्रेटेड है, पर वेस्ट ऑलरेडी इस पे काम कर रहा है पिछले 2 साल से। एमपी मटेरियल्स एक कंपनी है अमेरिका की लीडिंग, और भी हैं जो इस टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि चाइना की ये मोनोपोली एवर लास्टिंग है, ये कोई रिसोर्स डेंस एरिया नहीं है। रेयर अर्थ आई थिंक हम लोग 4 एक साल में चाइना तक कैचअप कर पाएंगे, जो दिख रहा है, बट इट मे गो फास्टर विद एआई यूटिलाइजेशन। लेकिन जो रियल इशू है, बिल्कुल सही आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, एनर्जी अपने हाथ में रखना, ताकि एआई की ग्रोथ बूम को हम यूटिलाइज कर सकें। लेकिन ये जो एरिया है करेंटली अभी अनस्टेबल है, पर मैं इस बात से एग्री करता हूँ आपके पैनलिस्ट के, कि मुझे लगता है 3-4 हफ्ते में चीजें काम डाउन हो जाएंगी, और इनके ऊपर केस भी बहुत जल्दी आप दिखेंगे चलते हुए। नहीं, केस तो कल ही न्यूयॉर्क कोर्ट में पेशी होने वाली है। अब यूएन में कल बहुत बड़ी सुनवाई होने वाली है, या यूएन में आपात बैठक भी बुलाई गई है इस वेनेजुएला पूरे इस कांड को लेकर। तो इसमें लग रहा है कि इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि नज़र सबकी है और एक मैसेज गया है हर एक मुल्क तक अलग अलग तरीके से अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद। जो अमेरिका ने एग्रेशन दिखाया वो एंटिसिपेटेड नहीं था। कहा जा रहा था कोई ऐसा ऑपरेशन किया जा सकता है जो चुपचाप से कमांडो जाएंगे, जैसे अलकायदा वाला, ओसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन किया था पाकिस्तान में यूएस ने, वैसे ही कोई ऑपरेशन एंटीसिपेटेड था, जाएंगे उसको अरेस्ट करके ले आएंगे। पूरे आधे ही वेनेजुएला को बॉम्ब कर देंगे, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। ये तो कमाल का एग्रेशन है। और थोड़ी देर पहले अभी पैनल में चर्चा हो रही थी, एक तरफ वो 7-8 युद्ध रुकवाने की बात करते हैं और 9वां युद्ध खुद ही शुरू कर रहे हैं। ये सवाल मेरे लिए है? जी सर, जल्दी से। हाँ हाँ, देखिए बात तो सही है आपकी, 7वां रुद्र, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं अमेरिका की पोजीशन ऐसी दिख रही थी कि वो हार्ड एक्शन ले ही नहीं सकते। तो ये एक तरीके का पॉइंट भी प्रूवन है, क्योंकि ये मत भूलिए कि कोलंबिया ने अभी तक कोई हार्ड एक्शन वॉर ऑन ड्रग पे कोऑर्डिनेशन नहीं दिया है। मेक्सिको ने बहुत अच्छे से काम करते हुए बड़े वहां पे रेड्स हुए हैं, बॉर्डर्स भी आपने देखा उन्होंने सीज कर दिए हैं, तो दे हैव वर्कड बैक, इसीलिए उनका टैरिफ आपने देखा है रीएडजस्ट हो गया है। लेकिन टैरिफ से बात नहीं चल रही थी वेनेजुएला के साथ, और कोलंबिया के साथ भी नहीं चल रही है, निकरागुआ के साथ भी टैरिफ से कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने तो अपने जेल भी खोल दिए थे, जेल में जो लोग थे वो यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे थे, ड्रग एडिक्ट क्रॉस करके आ रहे थे। तो दिस वाज अ इलेक्शन इशू, जब ट्रंप लड़े तो उन्होंने अपनी स्पीचेस में इसको बहुत मेंशन किया है कि हमारा क्राइम रेट यहाँ पे बढ़ रहा है, उनकी गवर्नमेंट डेलिबरेटली सारे क्रिमिनल्स को दरवाजा खोल के यहाँ भेज रही है, हमें हमें वो रोकना पड़ेगा, हम उनसे बात करेंगे, अगर बात नहीं माने तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और पिछले कई हफ्तों से ये क्लियर कट मैसेजेस आ रहे थे, समथिंग बिग इज गोना हैपन। एक बार जी, उन्होंने उनको ऑप्शन भी दिया था, आप कंट्री छोड़ के जहां पे जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद बैक एंड फोर्थ हुआ और अब आपने एक्शन देख लिया। आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज गोइंग। मैं जल्दी से स्वर्ण सिंह जी का रिएक्शन ले लूं, क्योंकि कुछ कहना चाह रहे हैं। एक और सवाल कि एक समुद्र मंथन हुआ था वेद शास्त्रों के हिसाब से, जिसमें हलाहल निकला था। इस वाले मंथन से कौन सा हलाल निकला है जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होने वाला है, स्वर्ण सिंह जी? दो चीजें मुझे लगता है इसके पीछे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप क्यों चाहते हैं कि वेनेजुएला में उनकी मर्जी से सरकार बने, उनके अपने लोगों की सरकार बने।
पहले तो जैसे कहा गया बार बार कि चीन का जो लगातार बढ़ता हुआ प्रभाव है पूरे पूरे क्षेत्र में और खासकर वेनेजुएला में, उसको लेकर उनको चिंता थी, जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में जाहिर भी हुई। और दूसरा, वेनेजुएला केवल केवल तेल का बहुत बड़ा भंडार नहीं है, वो गैस का भी बहुत बड़ा भंडार है। करीब 200 बिलियन क्यूबिक फीट रिजर्व्स गैस के हैं। 8,000 टन सोने के भंडार वहां हैं। इसी तरह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स टन्स ऑफ कोल और आयरन ओर वहां है। फ्रेश वाटर दुनिया का 2% वहां है। तो रिसोर्सेज रिच कंट्री है वो बहुत ज्यादा। और कौल साहब कह रहे थे कि उनका जो निर्यात तेल का है वो घटा है। वो क्यों घटा है? वो ये आर्थिक प्रतिबंध चलने के चक्कर में Sanctions की घटा वजह है। से, US पहले sanctions की कार्यकाल वजह में से। भी डोनाल्ड ट्रंप का निशाना थे वहां के मदुरो राष्ट्रपति जब थे, तो अब भी बने हुए हैं।